कॉस्ट शीट क्यों पढ़ते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है टू अ सर्टेन प्रॉफिट, टू अ सर्टेन कॉस्ट, टू अ सर्टेन सेल्स एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट शीट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो काम क्या है? सेलिंग प्राइस बताना। क्या बताना? सेलिंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कॉस्ट शीट का वो है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट शीट का लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट कैसे याद होगा उसका टेंशन रहता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है? बिजनेस को पहले दो पार्ट में बांटो। एक बांटो ट्रेडिंग, क्या बांटो? ट्रेडिंग। और दूसरा बांटो मैन्युफैक्चरिंग। कोई दिक्कत? एक है ट्रेडिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। और जब बात मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं तो इसमें सर्विस भी आ जाता है। सर्विस, जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सर्विस है। पार्लर भी एक सर्विस है, सैलून भी एक सर्विस है, सर्विस है। बिजनेस दो तरह का होता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ज्यादा है करता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ट्रेडिंग का अर्थ होता है चीजों को परचेज करना और उसको एक सर्टेन प्रॉफिट के साथ सेल कर देना। तो जब आप किसी ट्रेडिंग का बनाते हो ना, तो विदाउट कॉस्ट शीट भी इसका जो तीन टारगेट था, प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स निकालना, आप बिना कॉस्ट शीट के ही मदद से ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। क्या अचीव कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ड्यू टू मेनी लेयर या फिर डिफरेंट लेयर या फिर मेनी प्रोसेस या डिफरेंट प्रोसेस के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। लेयर क्या है? फैक्ट्री में कुछ खर्चा लग रहा है, ठीक है, कुछ खर्चा ऑफिस में लग रहा है, कुछ खर्चा उसको पैक करने में लग रहा है। तो उस हिसाब से हमको ग्रुपिंग कर करके तब खर्चा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करना। हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट धीरे 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 बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नीचे से हम लोग सीखेंगे। क्या करेंगे? नीचे से सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंस है कॉस्ट शीट का। देखो, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस अलग चीज होती है। बात समझ आता हूँ? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस वजह कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस इंटेंशन नहीं रहता, बट फिर भी वो डेराइव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मेरा जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर होगा ना, उसके हेल्प से तुम लोग सब कोई एक चैप्टर पढ़े हो, बजट बनाने में आसान होगा। क्या बनाने में आसान होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम देखे हैं कि जब 10,000 रुपए का मटेरियल खरीदते हैं तो 2,000 रुपए का लेबर लग जाता है। कितना का लेबर लगता है? यानी कि 20,000 का अगर मटेरियल यूज करेंगे तो कितना लग जाएगा? यानी कि इस कॉस्ट शीट के आइटम की मदद से आप अपना बजट फोरकास्ट कर पा रहे हो, हाँ या ना? इसके बाद यह और क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है?
ऑप्टिमम होने में। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल विथ मिनिमम प्राइस। ज्यादा से ज्यादा फायदा कम से कम प्राइस में। क्योंकि अगर उससे कम प्राइस में जाएंगे तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगा, और उससे ज्यादा में जाएंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी हैम्पर होगा। क्या हैम्पर होगा? क्वांटिटी। दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाता है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर पिछले 2 साल से मेरा एडवर्टीजमेंट खर्चा 1 लाख से 2 लाख हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लो कि हम जो बिजनेस करते थे पहले 10,000 पीस बेचते थे, इस बार हम बेचे हैं, इस बार हम जो बेचे वो बेचे 15,000। यानी कि मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऑप्टिमम। क्योंकि पहले 1 लाख जब खर्चा करते थे तो कितना बेचते थे? 10,000 पीस। इस साल कितना खर्चा कर रहे हैं? 2 लाख रुपए। तो अब मेरे को कितना बेचना चाहिए था? 20,000 पीस। बट बेच कितना पा रहे हैं? यानी कि मेरा खर्चा तो हो रहा है, बट वो ऑप्टिमम नहीं है। तो दिक्कत यहाँ तक बात। अब चलो एक एक करके सारा केस आज देख लेते हैं, और वो केस खत्म होते तक तुमको केस कॉस्ट शीट आज तो याद हो जाएगा क्या क्या केस है, ध्यान देने का। केस 1, M2S एंड ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी है, बिजनेस क्या चीज का है? कपड़े का मान लो, क्लोथ का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है। ये परचेज करता है सामान 1 लाख रुपए में, विदाउट एनी स्टॉक उस सामान को सेल कर देता है, ठीक है, 1,20,000 में। और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। आपको कॉस्ट शीट बनाना है। क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। दो तीन ही आइटम दिया याद होगा, यानी कि पहला बात तो बोले कि कोई स्टॉक नहीं है, इसके पास कोई भी तरह के स्टॉक नहीं है, सामान खरीदता है और बेच देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि ये कॉस्ट शीट मेरा क्या बनेगा? COGL, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपए था। जो माल हम लोग बेचे हैं, सेल्स का कॉस्ट, फॉरवर्ड को पीछे से पढ़ो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का कॉस्ट। क्लियर है? एड प्रॉफिट 20%, यानी कि 20,000। एंड तुम्हारा फाइनल क्या आ गया? सेल्स क्या आ गया? इस 3 लाइन का कॉस्ट शीट में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत? भैया आप परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों लिख रहे? पूरा पैकेज उकेज होकर के सामान आता है, और उसी पैकिंग वकिंग में सब सामान बेच देते हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि जो हम माल बेच रहे हैं, इस शब्द का मतलब समझना। जो माल हम सेल कर रहे हैं वो कंप्लीट रेडी टू मूव है। उसमें मेरे को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आदमी आता है खुद ही से लेके चल जाता है, उसमें हमको एक भी रुपया और लगाने का जरूरत नहीं है।
तो ऐसा सिचुएशन में जो जितना रुपए का सामान हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग के लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि जो सामान हम लोग सेल कर रहे हैं उसमें मेरे जेब से कितना लगा है। तो आप जरा कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, जो सामान हम लोग बेच रहे हैं मेरे जेब से कितना लगा है। तो मेरे जेब से तो मात्र 1 लाख रुपए लगा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 3 लाइन का खाली फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट क्या आ जाता है मेरा, सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा दूसरा पे चलते, केस 2। क्या होगा इफ आप सामान सब जैसे केस 1 था नहीं है, सब कुछ जैसा 1 नंबर पड़े थे वैसा ही है। बट इस बार आप बिजनेस गारमेंट का नहीं कर रहे हो, इस बार आप जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। वाई द टर्म आई यूज इलेक्ट्रॉनिक, आप जब भी किसी शोरूम में टीवी फ्रिज कुछ भी खरीदने जाते हो देख के और पैसा दे के चल आते हो, उनका जिम्मेदारी रहता है सामान आपके घर तक पहुंचाना। यानी वो कैरेज आउटवर्ड का सारा जिम्मेदारी वो लोग उठाता है, वो लोग कैरेज आउटवर्ड देता है। कोई दिक्कत। अब आप उसको कैरेज आउटवर्ड बोल लो, ठीक है, या फिर आप उसको कैरेज आउटवर्ड बोलो, या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करो। कोई दिक्कत, क्लियर यार। अच्छा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान हम लोग बेच रहे हैं वो है 1 लाख रुपए का, और जो मेरे को सामान का डिलीवरी का खर्चा लगता है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, वो लगता है 5,000 रुपए। कितना है मेरा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब बताना, क्या था एक बार कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब, कि जो सामान हम अभी सेल कर रहे हैं उसमें मेरे जेब से कितना लगा। तो जो सामान हम अभी सेल कर रहे हैं पहले तो मेरे को 1 लाख रुपए लगा, फिर 5,000 रुपए और मेरे को सामान पहुंचाने में लगा, तो टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया, वो 1,05,000। फिर दिक्कत, उसके बाद मेरा प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, 15,000, और सेल कितना हो जाएगा, तो दिक्कत, छोटा सा दिक्कत। हाँ, हाँ। भैया सेल का मतलब पता है, प्रॉफिट का मतलब पता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब बहुत अच्छे से समझा रही है। आप अभी दो नया वर्ड हमारे सामने लाके खड़ा कर दिए, सीओजीएस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब सामान सेल हो जाता है, जब सामान सेल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो एक्सपेंस
लगता है या कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देने में लगता है, उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। एक एक चीज लिख रहा है, अब जरा पढ़ के बताना सेलिंग किसको कहते हैं। जब सामान सेल हो जाता है उसके बाद जो कंज्यूमर तक पहुंचाने में खर्चा लगता है, या फिर कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देने में जो एक्सपेंसेस लगता है, उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। अब एक बात समझिए, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। हम अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना पड़े, एडवर्टाइजमेंट, क्या करना पड़े, एडवर्टाइजमेंट, कि ये प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, वो भी मेरा किसका पार्ट हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल, ब्लिंकिट क्या बेचता है, सारा घरेलू सामान, सारा साबुन सब्जी उब्जी सब बेचता है, बट उसके बावजूद भी अपना आपका एडवर्टाइज करता है कि लोग जाने और ब्लिंकिट से सामान मंगाए। हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो जरा एक चीज सोचो, अगर हम ब्लिंकिट से हम एक पैकेट मैगी मंगाए एग्जाम्पल के लिए, जिसका 100 रुपया दाम है, और 100 रुपया प्लस ब्लिंकिट जो एड चलाता है लाखों रुपए का, उसमें से कुछ पोर्शन, क्योंकि पूरा पोर्शन तो जोड़ उसमें ऐड करें, उसके बाद जो इंसान भाड़ा देगा उस दुकान से मेरे घर तक सामान पहुंचाने का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो तीन खर्चा एक तरह से देखो तो जुड़ रहा है ना। एक 100 रुपए का मैगी, एक जो भी एडवर्टीजमेंट में थोड़ा बहुत पोर्शन निकलेगा खर्चा का वो, और जो डिलीवरी बॉय जो आपके घर तक सामान डिलीवर कर रहा है उसका खर्च। कोई दिक्कत। तो अब एक बार बताओ, सीओजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना रुपए का सामान हम बेचने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, जितना रुपए का सामान हम बेचने जा रहे हैं उसमें मेरा क्या क्या और एडवर्टीजमेंट एंड खर्चा लगा है, उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। तो दिक्कत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, जब गुड्स में सारा नेसेसरी एक्सपेंस इंक्लूडेड हो चुका हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं नेसेसरी एक्सपेंस, क्या किसी भी बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है क्या, एकदम इंपॉर्टेंट है। या फिर हम अगर किसी इंसान को कोई सामान बेच रहे हैं और अगर बोल दे कि देखिए आप 10,000 का फ्रिज खरीदे हैं, हम घर पे आपका भिजवा दे रहे हैं, बट दिन भाड़ आप दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत है क्या। तो यानी कि वो मेरे लिए नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं है। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज आउटवर्ड, ये सब मेरे लिए नेसेसरी खर्चा नहीं है। तो हम लोग फिर भी ये सब खर्चा करते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट से हमारे पास कंज्यूमर्स आते हैं। कोई दिक्कत। तो अभी तक का क्वेश्चन बना, सीओजीएस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स। कोई दिक्कत। एक बार बोल दो क्या क्या बना है। तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स, इतना फॉर्मेट याद हो गया। नीचे धीरे धीरे हम लोग पूरा क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब बस छोटा सा इसमें चेंज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये इधर नहीं है, ठीक है। 1 बोल दो या फिर 1 एंड 2 बोल दो। अब एडिशन का अगर ये इंसान ना, तुम लोग को इतना तो पता है, बना बनाया सामान लाके बेचता है, क्योंकि या तो कपड़ा का बिजनेस कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी सामान ये घर में तो बना नहीं रहा।
लेकिन इसके पास कुछ स्टॉक्स पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? स्टॉक। ठीक है, तो ये आने की ध्यान सुनो। इस बार इसके पास सामान बेचने के बाद क्या, सामान बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था 10,000 का। कितना का? कोई दिक्कत? और इस साल के स्टार्टिंग में इसके पास क्या बचा हुआ था? ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा एक बात बताओ, इसके पास जो स्टॉक बचा हुआ है उस स्टॉक पर और कोई मेहनत करना है क्या? जो मेहनत करना जरूरी हो, या मेहनत का कोई बचा है था मेहनत? नहीं ना। यानी कि पूरा कंप्लीट गुड्स है जिसको हम मार्केट में बेच सकते हो। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना का सामान खरीदे थे बाबू? 1 लाख का। कोई दिक्कत? प्लस मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था ना। लेकिन एक बार फिर से पूछते हैं, क्या इस ओपनिंग स्टॉक में हमको और कोई मेहनत करना है, नेसेसरी खर्चा करना है? नहीं, यानी कि जब कोई हमको नेसेसरी खर्चा नहीं करना है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग फिनिश गुड। यानी कि वो सामान में अब कुछ करना नहीं था, वो क्या है मेरा? ओपनिंग फिनिश गुड्स। क्या है? ओपनिंग फिनिश गुड्स। कोई दिक्कत? तो हम परचेज करके लाए, उसमें मेरे पास 15,000 का ओपनिंग फिनिश गुड्स था, और लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब बताओ, इसका ही मतलब पता चल गया ना? इसके बाद क्या जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओ जीएस। कितना हो जाएगा? 1,05,000। इसमें क्या ऐड करते हैं? अब वो खर्चा जो नेसेसरी नहीं था फिर भी हम कर रहे थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितना का कर रहे थे भैया? 1,10,000। तो मेरा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ, दिक्कत, प्रॉफिट 10,000। मेरा सेल्स क्या आ जाएगा वो? 1,00,000। कोई दिक्कत? आप जरा फॉर्मेट बोलो तो क्या क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ परचेज, तो उसमें भैया ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट भैया, देन सेल्स। बात खत्म। और एक एक वर्ड का मतलब पता चल चुका है। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस सामान पे अब हमको कोई मेहनत नहीं करना है। अब वही मेहनत करना है इस सामान के ऊपर जो मेहनत इसके लिए नेसेसरी नहीं है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब। दिक्कत? और एक बात बताओ, अब हम कब से क्या कह रहे हैं? ये जो बिजनेस है, ये जो कर रहा है, ये कर रहा है ट्रेडिंग। क्या कर रहा है? ट्रेडिंग। अगर हम तुमको ये फॉर्मेट नहीं भी बताते फिर भी तुम इसका प्रॉफिट 10,000 निकाल लेते। क्या कर लेते?
निकाल देता अगर ये फॉर्मेट नहीं भी रहता, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि ट्रेडिंग के लिए उतना कॉस्ट शीट जरूरी नहीं। लेकिन पता है ये जो लाइन है, कॉस्ट ऑफ परचेज, ये वर्ड बदल जाता है, ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो जाता है? किसके केस में? मैन्युफैक्चरिंग के केस में। किसके केस में? मैन्युफैक्चरिंग के केस में। यानी भैया बाकी का सब कुछ सेम रहता है, यहां से पूरा सेम रहता है। ये खाली क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि सिंपल सा बात है, मैन्युफैक्चरिंग में आपने प्रोडक्ट क्या किया था? बनाया था, प्रोड्यूस किया था, दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट ट्रेडिंग में यू जस्ट परचेज द गुड्स एंड सेल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। अब बात बाकी पूरा फॉर्मेट विल बी सेम टू सेम। कोई दिक्कत? अब आगे बात करता हूं। अब क्या हम लोग का केस 4। अब एक तुम्हारा कंपनी है M2S, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग। M2S एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो जाता है, तुम लोग को एक बार बहुत अच्छा से पता है कि उसको कंप्लायंसेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कंप्लायंसेस। ठीक है, यानी कि एक ऑफिस सो कॉल्ड सेटअप करना पड़ता है। ठीक, तो ये इंसान बिजनेस कर रहा था केक का। वो 5 और 10 रुपए वाला जो केक नहीं आता है, वो मैन्युफैक्चर कर करके बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। और ये इस बार जो सामान बनाया है, इसको सामान बनाने में टोटल खर्चा लगा है, फैक्ट्री में बैठ के इसका खर्चा लगा है, मान लो 80,000 रुपए। कितना लगा है? सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। तो इसका जो खर्चा लगा है पूरा फैक्ट्री का ले दे करके, इसका खर्चा लग गया है 80,000 रुपए। और तुम लोग को हालांकि जैसा कि पता है कि कंप्लायंसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। और कंप्लायंसेस बढ़ने के कारण, ठीक है, आपको एक अलग सा ऑफिस ऑफिस पूरा मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि आप उसको क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि आपका 20,000 रुपए का है। अब बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल सेम ले लो, जिसमें आपको क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक और तुम्हारा क्या कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है 5,000 का। दिक्कत? और मेरा माल अल्टीमेटली कितना है बिक रहा है, यानी कि मेरा सामान कितना है बिक रहा है, सपोज करके चलो 1,30,000। कोई दिक्कत है? अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमको फॉर्मेट याद करना, बात बाकी तो मैं पुट कर लूंगा। फॉर्मेट क्या था मेरा? हम रेड पेन से फॉर्मेट लिख रहे हैं भैया, बस कॉस्ट ऑफ परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखना था। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कोई दिक्कत है? ये था ना। फिर मेरा क्या आ जाता था? COGS आ जाता था भैया। फिर ऐड हम लोग क्या कर लेते थे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। फिर मेरा क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता था भैया। ठीक है, फिर क्या ऐड कर लेते थे भैया? प्रॉफिट। और मेरा एंड में क्या आ जाता था? सेल्स। फॉर्मेट याद हो गया? यही ना फॉर्मेट था, क्योंकि फॉर्मेट का सीक्वेंस का रीजन हम लोग को पता चलते जा रहा है। कोई दिक्कत? तो अभी तक का सीक्वेंस क्या है भैया? पहले जो जो पता है, फिनिश ओपनिंग फिनिश गुड्स मेरे को कितना दिया है सर? ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया मेरे को 15,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया मेरे को 10,000। COGS तो भैया यहाँ पे कुछ आएगा जिससे जोड़ के आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया 5,000, ये मेरे को बोला 1,30,000। जो जो डेटा का पुट कर लिए। हम एक बात बोले थे कि मेरे फैक्ट्री तक का खर्चा
यानी फैक्ट्री में जब सामान बन के रेडी हो गया तो 80,000 लगा था। तो दिक्कत उसको हम कहते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं? कितना है भैया मेरा? 80,000। उसमें हम क्या ऐड करेंगे भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है तुम वो ध्यान दें। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होता है। हम पहले एक बार 4-5 आइटम बताते हैं, फिर लॉजिक समझा देते हैं। जैसे कि सैलरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जो चलता है, ठीक है, जितना भी फर्नीचर या एसी उसी जो भी है, उन सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन। बात नहीं है तो कोई दिक्कत इसमें? यानी कि भैया जो भी खर्चा मेरा ऑफिस से रिलेटेड होगा, एक पेन ब्रीफेस, अच्छा भैया स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफिस में, स्टेशनरी का फैक्ट्री में तो बहुत कम ही काम पड़ता होगा ना, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा भैया हम क्या ये टूल्स कुछ खरीद के लाए? टूल्स यानी कि रिपेयरिंग, ज्यादातर रिपेयरिंग काम फैक्ट्री में होता होगा, है कि नहीं? तो आपको खर्चा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री में होता होगा और कौन सा खर्चा आपका ऑफिस में। जो ऑफिस में होता होगा ऑफिस में, जो फैक्ट्री में होता होगा फैक्ट्री में। क्लियर? यानी कि अब आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका बिजनेस दो पार्ट में बढ़ चुका है। एक जहां पे आप फैक्ट्री अपना सारा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक जहां पे आप हिसाब किताब रखते हैं। जहां आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, और जहां पे आप ऑफिस का हिसाब किताब रख रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल रहे हैं। क्या चीज? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन जब इस दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे क्यों भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। खर्चा इंपॉर्टेंट दो तरह से पता चलता है। पहला इंपॉर्टेंट ध्यान सुनो, जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो गवर्नमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बना के रखे। गवर्नमेंट बोला है क्या कि आप एडवर्टीजमेंट करो? गवर्नमेंट बोला है क्या कि आप अगर सामान बेच रहे हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा देना पड़ेगा? कभी नहीं ना बोला। बट गवर्नमेंट बोला है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। सामान बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट। सामान बनाने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट है क्या? जर्नल एंट्री फेंट्री से इंपॉर्टेंट नहीं। ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, नियम है, जिस वजह से हमको बनाना पड़ता है। तो आप बताओ इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इंपॉर्टेंट का भी क्लासिफिकेशन दो तरीका से हो गया। एक जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? दूसरा जो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बनाता है। तो मैं ऐसा क्या सीखते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी खर्चा लगता है गवर्नमेंट की वजह से। अल्टीमेटली हम अकाउंटेंट रख क्यों रहे हैं? हमको प्रॉफिट जानना है। और अगर हम नहीं भी जानेंगे प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट तो मेरे पास आएगा। बट दिक्कत है कि मेरा प्रॉफिट में वो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है। आप बताओ, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जेन्युइन एक्सपेंडिचर, बट वो एकदम नेसेसरी नहीं। ठीक है, अकाउंटेंट का सैलरी हुआ, स्टेशनरी हुआ, ऑफिस का जो भी खर्चा लग रहा है वो भी नेसेसरी नहीं है, बट उसको कौन, गवर्नमेंट प्रिविलेज देके नेसेसरी बना दिया है। क्लियर है बात? तो जब फैक्ट्री का खर्चा और ऑफिस का खर्चा मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बात? कितना था भैया मेरा ऑफिस का खर्चा? 20,000। यानी मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि ये हो गया मेरा 1,05,000, ये हो गया 1,10,000। प्रॉफिट हो गया। अब देखो तुमको कॉस्ट शीट कहां तक क्या होगा। वर्क कॉस्ट ऑफिस, उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तब प्रॉफिट। तो दिक्कत, नेक्स्ट डे हम फॉर्मेट नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डे फॉर्मेट अपने आप। हमको कोई बता रहा है क्या? मेरे को ये लॉजिक क्लियर, इस वजह से मेरा फॉर्मेट धीरे 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 ऑटोमेटिकली डेवलप होते जा रहा है। क्लियर है बात? बात समझ आया तो? अब आते हैं हम लोग केस नंबर 5 पे। कोई दिक्कत? हाँ, इन केस नंबर 5 पे आने से पहले बाबू एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है?
सबसे पहले एकदम जरूरी खर्चा कौन सा है, जो कहाँ लगता है सबसे जरूरी खर्चा? वह सबसे जरूरी खर्चा जो कोई बोले या ना बोले जरूरी है, वो है फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का। उसके बाद भैया जरूरी नहीं रहता, लेकिन गवर्नमेंट इसको जरूरी बना दिया एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव। इन दोनों को जोड़ के भैया बताया था क्या आ जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत? उसके बाद कुछ माल पहले से पड़ा रहता है और कुछ माल इस बार बचा रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड। तो मेरे को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हम कितना रुपए का माल बेचे हैं, एग्जैक्टली जो रुपए का माल हम बेचे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद एकदम भी मतलब का खर्चा जो जरूरत नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझ आया? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में याद हो रहा है? 11th में कॉस्ट शीट रहता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, सेकंड सेमेस्टर में था। तुम लोग सीएमए फाउंडेशन में भी पढ़े हो, लेकिन याद कहीं नहीं करवाया गया। तुमको बोला गया कि सीट है रट्टा मार लो, काहे रट्टा मार? लॉजिक एक 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 स्टेप डेवलप करेंगे, हम लोग अपना आइडिया हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जरा समझो, फैक्ट्री में भी दो वो खर्च आता है। ये भी क्या हो रहा है हम लोग के नजर में? तो एक ही चीज था कि सामान खरीद के बेच दे, उससे कहानी कहाँ पहुंच गया है, हम माल बनने तक लगा है। और फैक्ट्री में भी दो खर्च हम लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ खर्च हर वक्त हमेशा जरूरी है, जिसके ना रहने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ खर्चा ऐसे कि जिसको ना रहने पे टुकटा काम चलेगा। तो बाबू जिसके ना रहने पे प्रोडक्शन एकदम बंद हो जाएगा, सबसे पहले पैसा किसको दोगे? किसको दोगे ना? तो जिसको पहले पैसा दे तो उसको प्राइमरी बोल सकते हैं, और प्राइमरी से प्राइम आ सकता है। आप समझ में आ रहा है वाई आई सेड प्राइम कॉस्ट? कि वो खर्चा है कि जो ना हो तो बिजनेस गया बंद। अब फैक्ट्री के बाहर वॉचमैन भी खड़ा है सर, वॉचमैन को अगर वेजेस ना दे हम, तो वॉचमैन काम को कुछ करेगा एक दिन, दो दिन, 4 दिन, लेकिन अगर हम फैक्ट्री का वर्कर को ना दे तो कल से आना तो बंद। दोनों को दे रहे वेजेस, दोनों को क्या दे रहे हैं? एक आदमी बाहर से बुलाए जो ट्रक सामान उठा उठा के मेरे गोडाउन में रख रहा है, अगर उसको पैसा हम 2 दिन लेट से दें तो क्या कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। वो माल उठा के रखना बंद कर देगा तो माल फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा? यानी कि भैया अब ये पर्सपेक्टिव सोचना है खर्चा में कि कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको रोकते ही प्रोडक्शन विल बी स्टॉप, और जो जो ऐसा खर्चा होगा उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे। और जो जो ऐसा खर्चा नहीं होगा जो देना है जरूरी है बट थोड़ा डिले किया जा सकता है, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री का खर्चा। तो दिक्कत फैक्ट्री ओवरहेड। और जब हम लोग का प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि दोनों फैक्ट्री का ही ना खर्चा है। ये दिक्कत। तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस। इसको क्यों प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव बोले? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड नहीं है कि ये प्रोडक्टिव वर्कर है और नॉन। नहीं। अब एग्जांपल क्या है कि हो सकता है ऑनिक लेबर है और हम वॉचमैन है, ऑनिक का जो काम है वो प्रोडक्टिव है, मेरा जो काम है अनप्रोडक्टिव है। जब चोर घुसेगा तब रोकना है, हर वक्त चोर थोड़ी घुसा रहेगा, ऐसा थोड़ी है। तो मेरा काम क्या? अनप्रोडक्टिव है। तो इसको क्या हम फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं लिख सकते? फैक्ट्री ओवरहेड में लिख सकते हैं ना, लेकिन ऑनिक को तो देना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। मान के चलो मेरा बिजनेस का प्राइम कॉस्ट क्या? प्राइम कॉस्ट में लास्ट याद रखना वो खर्चा जिसका मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट जो मेरा है वो है 60,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फैक्ट्री का जो अलग से खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, वो है मेरा 20,000 रुपया। और बाद बाकी क्वेश्चन सेम एज फोन नंबर। अब मेरा फॉर्मेट क्या बन रहा है ध्यान से देखो भैया, आप ही अभी सिखाए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या है? प्राइम कॉस्ट। क्या है? प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। अब अनिक के क्वेश्चन का एक जवाब मिलेगा,
दोनों। तो मेरा क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है या फिर वर्क कॉस्ट आ जाता है। तो एक बात बताओ अनिक, अगर हम गलती से फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का खर्चा, और फैक्ट्री कॉस्ट का भी मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा, तो क्या फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट दिखा रहा है कि मेरे अंदर फैक्ट्री का सारा खर्चा समाया है, इन फैक्ट्री ओवरहेड दिखा रहा है कि मेरे अंदर केवल वो खर्चा समाया है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसको थोड़ा रुक के पेमेंट करते तो चल आता। हाँ या ना? बट कंपल्सरी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो क्या हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट बोल सकते हैं? नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही बोलेंगे, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि पूरा मीनिंग और जज्बा बदल जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्राइम कॉस्ट आ गया मेरा 60,000, फैक्ट्री था ओवरहेड 20,000, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 80,000। तुम लोग को याद होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था 20,000, तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम लोग तेज हो चुका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद स्टॉक वाला खेला ओपनिंग। कितना हो गया आपको? ये लिखना जरूरी है कि वो फिनिश गुड्स है, क्या है? कोई दिक्कत? फिनिश गुड्स मतलब जिसका वर्क पे मेहनत करा बाकी 15,000 हो गया मेरा। सीएम ऐड कितना हो गया मेरा? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ। इसमें क्या ऐड करते हैं बाबू? प्रॉफिट ऐड करने का मेरा क्या आ जाता है? कोई दिक्कत? क्लियर है सीन? आप जरा बिना देखे फॉर्मेट बताओ ना भैया। सबसे पहले फैक्ट्री को दो नजर से देखना है। फैक्ट्री में वो खर्चा जिसके बिना प्रोडक्शन अटक जाए, रुक जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। और बाद बाकी फैक्ट्री का कुछ ऐसा वैसा खर्चा जो थोड़ा डिले भी हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अपन उसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा या वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। तो उसमें फिर भैया वो खर्चा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बना दिया, वो ऑफिस वाला खर्चा, हाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बाद भैया क्या हमारे पहले से बचा है, क्या हमारे पहले से नहीं बचा, वो सब ओपनिंग होगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है? तो भैया हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, पूरा यहाँ तक हम लोग को फॉर्मेट याद हो गया। लास्ट क्या वर्ड बोले थे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है? मेरा क्या आ जाता था? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है? तो उसका ऐसा खर्चा जो आपने मन से कर रहे हो, जो कोई करने को बोला, इस उम्मीद में कर रहे हो कि इस साल मेरा बिजनेस डेवलप होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो तुम्हारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हमने प्रॉफिट जोड़ के सामान बेच देते हो। आएगा भी आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना। ये मेरा फैक्ट्री है, यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ से प्रोडक्शन और एग्जिट होता है। कोई दिक्कत? ये मेरा फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कितना तरह का खर्चा लगता है? एक प्राइम कॉस्ट और एक फैक्ट्री एक्सपेंस। हम यहाँ से
सामान खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए, सामान। पहले से मेरे पास कुछ सामान नहीं था, पहली पहली बार अपना फैक्ट्री ओपन किया, डे वन पहली बार मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, कोई दिक्कत, रॉ मटेरियल आया, ₹1,00,000 का फ्रिज आ, फैक्ट्री में गया, उससे फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी जो चला, यहाँ पे बचा, कुछ के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काम किया गया, वो जो काम किया गया उसी को कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद सामान बन के निकल गया फिनिश गुड्स। तो भैया फिनिश गुड्स का तो हम लोग कितना सारा एग्जाम्पल देखेंगे, देखना अभी हम लोग का मैटर ये रॉ मटेरियल के ऊपर डिस्कस करना नहीं है, अभी है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि जब साल के आखिरी में हम अपना फैक्ट्री बंद कर रहे थे, तो कुछ सामान ऐसा हो जो ना रॉ मटेरियल ही है और जो ना फिनिश गुड्स ही है, जो बीच में लटक रहा है, मतलब उस पे काम करना बाकी है। यानी कि जो एग्जांपल हम दिए थे कि हमें केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हो सकता है कि हम बेकिंग का पूरा मटेरियल स्टार्ट कर दिए, लेकिन बेकिंग का प्रोसेस बाकी है, उसके बाद ही ना केक बनता है, उसको जो भी मिक्सिंग वगैरह किया जाता है वो सब कर चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड WIP। और उसको अब हम कल सुबह होगा, 1 तारीख को आएंगे, हम उसको पहले डालेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, आए ना। तो जिस रात को हम अपना शटर बंद कर रहे थे, उस रात में मेरे पास क्या बचा था, कुछ थोड़ा बहुत क्लोजिंग WIP, हाँ या ना। और वही क्लोजिंग WIP नेक्स्ट डे का क्या बन गया, ओपनिंग WIP, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आएंगे तो सबसे पहले उसी को ना बेकिंग में डालेंगे, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा वो मेरा मटेरियल, हाँ या ना। तो एक और चीज आ गया इसमें WIP। अब मैटर ये करता है कि भैया WIP में जो खर्च है वो मेरा प्राइम कॉस्ट का खर्चा है कि फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा, वो दोनों में से कोई खर्चा नहीं, क्योंकि WIP वो खर्चा है जिसपे खर्चा लग चुका है और कुछ खर्चा लगना बाकी है। तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर बाकी हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर बाकी ना हो, तो ये हम और आप कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है इनमें। जैसे कि हम बेकिंग बता रहे हैं, बेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर नहीं होगा तो पूरा अपना प्रोडक्शन डैमेज खराब होने लगे, गलत बात बोल रहे हैं क्या, समझ, तो ये मेरी बेकिंग का प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ हो गया फिर, ठीक है, बस ठीक खुले में रखा हुआ है, जिसको हमको पैकेज करना है, पैकेट में डालना है, ये तो इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं ना है। इसको तो सारी बात भी करते तो हो जाता, तो क्या इसको फैक्ट्री में डालना, मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन में। तो क्या नियम बनाया गया, बोला गया है कि मंजीत जी आप केस 6 आविष्कार कीजिए जो कि बिल्कुल सेम रहेगा 5 की तरह, कोई दिक्कत, केस 6 जो बिल्कुल किसकी तरह सेम रहेगा, 5 की तरह, जो ऊपर हम पूछेंगे। बस इसमें क्या है कि आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी कि अब स्टॉक के नाम पे तुमको 4 चीज मिल गया है, एक तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर भी WIP है कि नहीं है। तो भैया मेरा प्राइम कॉस्ट कितना बताया था, भैया मेरा प्राइम कॉस्ट इसके प्लस 8,000, और मान लो मेरा ओपनिंग, क्वेश्चन चेंजेस क्या है भैया, मेरे को इसमें दिया ओपनिंग
WIP, फिर क्लोजिंग WIP। कितना भी ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP मान लो 10,000, क्लोजिंग WIP मान लो 20,000। कोई दिक्कत? जो भी होगा देखा जाएगा हम में से। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP मिल गया, और अब सेल बोल दिया है कि सेल आपका जो होगा वो 1.5 लाख रुपए का होगा। तो सबसे पहले हमको प्राइम कॉस्ट दिया और उसमें याद है प्राइम कॉस्ट कितना का भैया? इसमें फैक्ट्री का खर्च, उसको फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का कौन सा खर्चा आएगा भैया? इसके बाद हम लोग का खर्चा आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। अब बताओ ना बाबू, तुम लोग गलती से भी गलती करेगा क्या? ओपनिंग WIP की जगह तुम ओपनिंग फिनिश गुड्स लिख दे, नहीं करेगा। हाँ, हाँ, ये फिनिश गुड्स तो नहीं ना लिख सकते, क्यों? क्योंकि भाई आप लॉजिक क्लियर कर चुके हैं। वो वाला तो जब हम लोग ऑफिस का खर्चा जोड़ देते हैं ना भैया, उसके बाद आता है वो ऑफिस का खर्चा जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। गवर्नमेंट उसको इंपॉर्टेंट बना के रखा है, हम उसको कंप्लायंस कॉस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद तो पहले तो उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो केवल WIP ही ऐड होगा, क्योंकि ये WIP और जो है वो मेरे को गवर्नमेंट नहीं बोला है, बट हमको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा है। और ये एक ऐसा भी खर्चा नहीं जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, तो प्राइम कॉस्ट में भी ऐड नहीं करेंगे। और ना ही ये ऐसा खर्चा भी नहीं है जिसको ना करे तो कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट भी भारी पड़ेगा, जिसकी एक अलग से जगह दिए हैं। ना प्राइम कॉस्ट में ना फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP नाम दिए। क्लियर ये बात समझ तो? देखो तुम्हारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा कि इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है। कितना है मेरा? 10,000। ये तुम्हारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट 70,000। और तुम्हारा ऑफिस का खर्च कितना था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000, जो कि तुम्हारा कितना हो गया बाबू? 90,000। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ। हाँ भैया, अब तो वो घड़ी आ गया। ऑफिस ऑफिस का ऐड उठ करने का बाद कौन सा घड़ी आ गया? फिनिश गुड्स का। अब तो फिनिश गुड्स का करेंगे। यही होता है, अगर आप किसी भी चीज को एक बार समझ लो तो फिर आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। तो भैया ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर भैया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या था मेरा? 15,000। ये क्या था मेरा? 10,000। माइनस होगा 95। क्या आ जाएगा मेरा? COGS। एड ऑफिस एंड, सर ऑफिस बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। कितना देर से करते आ रहे, कितना है? 5,000। कितना आ गया? 1,67,000 आ गया। कोई दिक्कत? जैसे ही 1,67,000 आया, ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ। इसमें अब क्या बचा है बाबू? शायद इस बार सिल्वर 1.5 लाख था। कोई दिक्कत? पूरा प्राइम कॉस्ट यहाँ तक याद हो गया? सोच के देखो। फैक्ट्री का दो खर्चा, इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाला प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री का अनइम्पोर्टेंट खर्चा, वो हो गया फैक्ट्री एक्सपेंस। कुछ सामान बीच में अधूरा रह जाता है, यानी WIP वाला प्रोसेस, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फिर ऑफिस का खर्चा जो इंपॉर्टेंट नहीं, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट करवा के रखा है, तो मेरा आ गया ऐड करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद मेरा फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करेंगे, तभी तो पता चला कितना रुपए का माल बेचे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के बाद जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा लगा, जो एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इस उम्मीद में करते कि इससे मेरा
सेल्स बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये करने का मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर देते तो मेरा सेल्स आ जाता है। याद हो रहा है? कोई दिक्कत है? अब बस बचा हुआ थोड़ा सा, जरा प्राइम कॉस्ट से गहराई में चलते हैं। कितनी गहराई में? ऐसा कौन सा दो खर्चा है जिसके बिना पूरा प्रोडक्शन, और लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर, और एक खर्चा है। एग्जाम्पल कि आपका प्रोडक्शन के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके प्रोडक्शन के इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं तो इंपॉर्टेंट, ऐसा कैसे हो सकता है फ्रिज? अब मैटर करता है ना बना क्या रहे हैं। अगर हम केक बना रहे हैं, बात समझ में आया तो अगर थोड़ा देर मशीन नहीं भी चला तो शायद हम हाथ से कुछ काम कर ले, एग्जाम्पल के लिए। इनको ऐसा ही काम कर रहे हैं जिसमें मशीन एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा एक फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कुछ भी काम तो इस दोनों हाथ से नहीं होगा, सारा काम इलेक्ट्रिक से होगा, है ना? तो ये डिपेंड करता, तो उस तरह का खर्चा को हम लोग कहते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब तुम्हारा फॉर्मेट क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि मान लो तुमको दिया हुआ था 40,000 का, कितना दिया था? इसके बाद कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल लेवल? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, या यानी कि प्रोडक्टिव वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस बोल लो, ठीक है, या आप इसको लेबर बोल लो, या फिर आप इसका पूरा दूसरा ही नाम बोल लो, प्रोडक्टिव वेज। कोई दिक्कत? वो मेरा 20,000 का, और यही दो चीज मिला के तो क्या आता है सर? प्राइम कॉस्ट। लेकिन भैया कुछ कुछ ऐसा खर्चा होता है, कुछ कुछ ऐसा खर्चा होता है जो हमको करना जरूरी है, वो डिपेंड करता है कैसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मान लो लेबर का खर्चा हो गया 15,000, अब जो हम खर्चा है जिसके बिना प्रोडक्शन अटक सकता है, उस खर्चा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या कहते हैं, या फिर चार्जेबल एक्सपेंस। वो मेरा कितना है बाबू? यानी कि टोटल कितना हो गया? 60,000। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या आ गया? प्राइम। और प्राइम कॉस्ट के बाद तो बाबू आपको पूरा खेला पता है, 60,000 का बिल्कुल ये सेम चीज याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई चाप? पूरा मैटर क्लियर? अब मैटर एक ही चीज बचा है, एक ही चीज। कभी भी हम ये बात किए हैं सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग? क्यों? कहीं पे हम ये बात की है वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग? यानी कि जितना भी इनटेंजिबल है, हम किसी को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बात कर रहे हैं, जितना टेंजिबल आइटम है उसको ओपनिंग क्लोजिंग बात कर रहे हैं। फिनिश गुड्स टेंजिबल है, WIP टेंजिबल है, तो रॉ मटेरियल भी टेंजिबल है ना सर। आप आधा काम करके रख सकते हो, लेकिन आप अपना आधा एनर्जी स्टोर करके थोड़ी रख सकते हो। रख सकते हो क्या? इसी वजह से कहीं पे भी हम ये नहीं बोले कि वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग, कितना वेजेस, आधा वेजेस दे दिया था, आधा वेजेस बचा हुआ था। इनमें एक बात है, ये क्या, ऐसा तो हम लोग अकाउंट में पढ़े है ना कि पिछले साल का सैलरी इस साल पे हो रहा, तो वो अलग मैटर है, वो अकाउंट से, ये कॉस्ट अकाउंट है। यह मतलब यह है कि आप 12 महीना प्रोडक्शन किए और एक महीना का वेजेस अगर 5,000 रुपया है तो 12 महीने का 12×5 = 60। ना कोई प्रीपेड ना कोई आउटस्टैंडिंग, फोकस ऑन द एक्रूअल बेसिस वन एंड ओनली, इस पे कि इस साल का क्या खर्च है। क्योंकि आप अगर पिछले साल का खर्च इस साल आके जोड़ते, अगर पिछले साल का खर्च इस साल आके जोड़ते, तो वो वर्कर पिछले साल के प्रोडक्ट पे मेहनत किया था ना, जो कि ऑलरेडी WIP का वैल्यू में ऐड है कि नहीं है? अगर इसमें दोबारा से हम जोड़ दें
तो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आ जाएगा, यानी कि डबल इफेक्ट। अब तुम एक बात समझो ना, अब ध्यान से छोटा सा एग्जांपल मेरा सुनना। हम एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, 10 रुपए का मटेरियल है, 5 रुपए का मटेरियल का फिनिश गुड्स बना दिए, और बाकी का 5 रुपए का मटेरियल WIP में है, जिसपे वर्कर काम किया है। क्या काम किया है? वर्कर लेबर लिए 5 रुपए कितना दिया है? तो 10 का मटेरियल हुआ मेरा, ठीक है, और 5 रुपए मेरा लेबर लगा। मटेरियल में से 5 रुपए का फिनिश गुड बन चुका है, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना भैया, 5 + 3, ये पूरा 8 रुपए का फिनिश गुड बन गया। लेकिन वहां वाला जो 5 है, उसमें केवल 2 ऐड हुआ, अभी 1 रुपया इसका ऐड होगा, क्योंकि मेहनत आके इस साल करेगा। तो 2 रुपए लेबर तो पिछले साल का ऑलरेडी तुम ऐड कर दियो ना बाबू। और अलग से अगर लेबर लिखोगे तो 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए नहीं हो जाएगा? तो तुम्हारा तो कास्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा ना। यानी कि भैया ये प्रोसेस आपका बहुत सही बात बोले, कि केवल और केवल टेंजिबल चीजों को ओपनिंग और क्लोजिंग होगा कॉस्ट शीट में, बाकी किसी का कोई दिक्कत है क्या? आप देखो, थोड़ा सा फॉर्मेट हम बताएंगे, बार बार तुम लोग को याद है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप फील करते चल आए, शटर खोले, पहले से कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है कि नहीं? हमको लगा मेरे को और रॉ मटेरियल खरीद के लाना चाहिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिक्कत, रॉ मटेरियल गोडाउन तक आ ही नहीं पा रहा था। दुकानदार बोल दिया, जहां से हमको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं करना, आप ही ट्यूशन पढ़ाया वो एकदम बेकार खर्चा है, आपको सामान ले जाना, आप समझ लीजिए। समझ में आया? तो वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और ठीक। कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट, कुछ लोग ये कैरेज इनवर्ड क्योंकि डायरेक्ट खर्च इंपॉर्टेंट खर्च है, तो इसको क्या करता है, डायरेक्ट या चार्जेबल एक्सपेंसेस में लिखता है, तो कोई दिक्कत का बात। अगर आपको बुक में ये कैरेज इनवर्ड अगर आपको दिख जाए वहां पे तो घबराइएगा। ये हम यहाँ क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि देखो प्रोसेस काम कर रहा है। दुकान खोले, इतना माल था, और माल खरीद के लाए, और खरीद के लाते टाइम मेरा भाड़ा लगा है, तो स्टेप बाय स्टेप छूटेगा नहीं ना कुछ। फिर कुछ सामान मेरे को पसंद नहीं आया, रिटर्न कर देंगे ऑफ रॉ मटेरियल। रिटर्न करने के बाद अब रिटर्न करने के बाद अब मेरे पास क्या पूरा माल यूज हो जाएगा, कुछ माल बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इतना होने के बाद हो सकता है ना मटेरियल या तो रास्ता में आते वक्त या तो सामान रखते वक्त नुकसान हो गया हो। तो 2 तरह का नुकसान होता है, एबनॉर्मल और नॉर्मल। दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, अलग है। इस वजह से खाली हम फिलहाल रेड पेन से टिक मार रहे हैं, ट्रीटमेंट अलग है। अभी इतना करने का तुम्हारा क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके साथ क्या जोड़ता है? हम क्या बोले थे, हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो बाबू, हम ना कैरेज आउटवर्ड लिख सकते हैं, सॉरी कैरेज इनवर्ड लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट को करने का क्या आता है मेरा, फैक्ट्री।
और इसमें अब बोले तो ये सब हम बता रहे कि कौन बता रहा? याद करवा दिए ना। दिक्कत? हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यू, क्लोजिंग डब्ल्यू भी हो गया। हम्म। आगे क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, इसमें अब क्या है? हर गवर्नमेंट नहीं करवाया था? एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया ना। कब क्या आ जाएगा मेरा? इसके बाद क्या बचता है? एड ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग, क्या आ जाएगा मेरा? सीओजीएस में क्या ऐड हो जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मेरा क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे लास्ट में क्या बचता? प्रॉफिट खत्म, ब्राई खत्म, फिर दिक्कत नहीं है। तुम लोग अपने में दो चार जने की जोड़ी बना। अब जोड़ी बना के ये समझो कि कोई ए है, तुम लोग में से कोई एक इंसान ए है जो अपना आप पे समझेगा, सामने वाले को बी समझेगा। ए है, पहले से पहले साल तेल का बिजनेस करने जा रहा, ऑयल, ठीक है। और ये जो बी है वो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ये भी मंगाया 1000 लीटर ऑयल, ये भी मंगाया 1000 लीटर ऑयल। कोई दिक्कत? ये 1000 लीटर ऑयल मंगाया है, तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि परचेज डे बुक में 1000 लीटर लिख के रखा है। ए यानी कि आप, बी आपके बगल वाला मंगाया तो 1000, लिख के रखा है 950। क्यों भैया, ऐसा क्यों? और अमाउंट लिखा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ये लिख के रखा है 1000 रुपये अमाउंट, लेकिन ये लिख के रखा है, सॉरी ये भी लिख के रखा है 1000। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किया? एग्जाम्पल में मान लो नंदनी ए है और अनिक बी है, ठीक है। अनिक क्यों घटा के लिखा है? नॉर्मल लॉ जो तुम कह रही है, अनिक को एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल से कि जब भी हम लोग ऑयल ऑर्डर करके मंगाते हैं, एक इतना अमाउंट बेसिक साइज जो गायब हो सकता है। कोई दिक्कत? अगर 1000 रुपए में 50 रुपए खर्चा हो जाए तो तुम लोग टेंशन लोगे, लेकिन 1000 रुपए में अगर 500 रुपए खर्चा हो जाए तो बहुत ज्यादा। तो ये तो तुम लोग को ही पता है ना, इतनी से दुकान आ रहे हो जा रहे हो कि कितना रुपए तक का ठीक है, वी आर एलिजिबल। टॉनिक को पता है कि जब ट्रक से ऑयल आता है भर करके, थोड़ा सा रेडिएशन के कारण, धूप के कारण, या फिर लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग करने में किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो अनिक पहले से समझदार है, 950 करके रखा है। और नंदनी को नहीं पता रहा, पहले पहले साल बिजनेस कर रही 1000। तो नंदनी ना सोचिए कि जो भी खर्चा लगेगा उस पे हम 50% प्रॉफिट लेंगे। कितना प्रॉफिट लेंगे? तो यानी कि नंदनी का खर्चा क्या हो रहा है? नंदनी का खर्चा निकल के आ रहा है 1000 रुपया में 1000 लीटर तेल।
यानी कि पर लीटर का कितना हो गया वो 1 रुपया, कोई दिक्कत। प्लस नंदनी कितना सोची थी 50% प्रॉफिट, यानी कि नंदनी कितना रुपया में तेल बेचेगा 1.5 रुपया लीटर, कितना बेच रही है। ऑनिक बोला हम भी 50% प्रॉफिट कमाएंगे, कितना कमाएंगे 50% प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऑनिक क्या किया है 1000 रुपए में 950 लीटर तेल मंगाया है, मंगाया ये भी 1000 है बट लिख रहा है कितना 950। एक बार डिवाइड करके बताना तो कितना आएगा। ऑनिक मान के क्या चल रहा है, इसका 1 लीटर का खर्चा कितना है 1.05, और ऑनिक भी इसमें 50% प्रॉफिट कमाएगा। जब निकालो तो 1.0 प्लस 50% कितना हो रहा है 1.5। नंदनी कितना बेच रही है 1.5 रुपए, ये कितना बेच रहा है 1 रुपया 58। मतलब सब बेच बाज के एकदम निपटता हो गया, एकदम बेच बाज के निपट गया। जब बेच बाज के निपटा तो ऑनिक क्या देख रहा है कि ऑनिक कमाया है 1.5 इंटू 950 कितना आता है 100। यानी कि ऑनिक तो ठीक सोचा था, ऑनिक का 1000 रुपया कॉस्ट लगा था प्लस 50% प्रॉफिट 500, ऑनिक तो सही निकल गया। दैट इज योर 100% एंड दैट इज योर 50%। अब बात करते नंदिनी 1.5 रुपया करके क्या किए सेल किए, कितना 950 kg, कितना आएगा 1 पर। इसका कॉस्ट कितना लगा इतना ही लगा 4 ये प्रॉफिट खाली कमा पा रही 42.5%। बोल यार अनिक भैया चोरी किए हैं, अनिक भैया गलत लिख के रखे हैं। हाँ हम तो एकदम ईमानदारी से लिखे तब प्रॉफिट मेरा कहीं नहीं हो रहा। भगवान ऐसा ही करते ईमानदार इंसान के साथ। ईमानदार अनिक, अनिक को पता था कि 50 लीटर लॉस होगा, वो रिकॉर्ड करके रखा था, आपको इस बात का आइडिया ही नहीं था। आपको ये दिख रहा है कि आप ये प्रॉफिट नहीं कमा पाए, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपने खरीदा 1000 लीटर बेचा 950 और आपके स्टॉक में भी कुछ नहीं बचा रह गया है, यानी 50 लीटर क्या हो गया लॉस। यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपको याद रखना है कि अगर आप 1000 लीटर मंगाते हो तो 5% लॉस होना नॉर्मल है। तो नॉर्मल लॉस क्या कर लिया था ऑनिक एंटीसिपेटेड जोड़ के रख लिया था। तो नॉर्मल लॉस उसका नॉर्मल लॉस नहीं था, वो क्या किया था उसका नॉर्मल लॉस जो हो रहा था इस वजह हर लीटर पे 5 पैसा बढ़ा दिया था, है कि नहीं है कोई दिक्कत। तो ऑनिक स्मार्टली क्या किया था केवल क्वांटिटी घटाया था, अमाउंट नंदनी क्या गलती की थी ना क्वांटिटी घटा रही ना अमाउंट घटा रही, तो गड़बड़ तो होगा ना। तो हम लोग को ये बात पता चलता कि अगर सम से नॉर्मल लॉस दिया होगा तो केवल क्वांटिटी घटेगा, कॉस्ट, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो बचा हुआ क्वांटिटी के साथ क्या हो जाएगा एंटीसिपेटेड, यानी कि जुट जाएगा, और मेरा कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम ले लेंगे। अब तुम जरा सोचो एक जगह पेट्रोल मिल रहा है 1 रुपया की जगह मिल 1 रुपया 5 पैसा का, और जहां पे 1 रुपया का मिल रहा है ठीक है, अगर हम 1 रुपया 5 पैसा दे रहे हैं हमको अखड़ेगा उतना, 5 ही पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं ना, है कि नहीं 5 ही पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं, हमको नहीं अखड़ेगा कोई दिक्कत। बिजनेस में उसका ढंग से चलेगा, ग्रो करेगा, उसका लॉस भी नहीं हुआ, और उसका जो लॉस हुआ भी था नॉर्मल लॉस वो तो 5 5 पैसा करके रिकवर कर लिए। और नंदनी ईमानदार बनने के चक्कर में जो सो कॉल्ड उसको लग रहा था कि हम ईमानदारी कर रहे हैं वो तो गड़बड़ कर दी। 50 लीटर का खर्चा तो उसको अपने जेब से भरना पड़ गया। तुम देख लो कितना हुआ नंदनी का 400, कितना उसको नुकसान हो गया नंदनी को 75, कितना पे 50 लीटर पे, यानी कि पर लीटर का 1.5 रुपए का नुकसान कौन सह रहा है नंदनी सह रही है ना, यही आता ना 75 कितना आ रहा है। अब तुमने नुकसान क्या किया 75 रुपया को बांट दिया 5 5 पैसा करके और सबसे रिकवर। लेकिन ऑनिक भी तो उतना ही तेज है ना,
जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं, क्योंकि ऑनिक को नॉर्मल लॉस पता है, एब नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे, क्योंकि भैया केवल क्या माइनस होगा, क्वांटिटी अमाउंट का ही माइनस, लेकिन जब कभी भी एबनॉर्मल लॉस होगा क्वांटिटी और अमाउंट दोनों माइनस होगा, क्या होगा, क्यों भैया। अनिक 1000 मंगाया, अनिक 1000 मंगाया, नंदनी भी 1000 मंगाई, कोई दिक्कत, अनिक भी 1000 लीटर 1000 रुपए का मंगाए, नंदनी भी 1000 लीटर 1000 रुपए का मंगाए। अब नंदनी समझ गई, समझदार हो गई, एक बार होगा बार बार नहीं गई। अब नंदनी क्या की है, लिखी है 950 1000 रुपए का, ऑनिक भी लिखा है 950 1000 रुपए में, लेकिन जब सामान पहुंचा तो नंदनी का सामान पहुंचा 950 लीटर 1000 रुपए में, यानी नंदनी पर लीटर अब कितना बेचेगी, 1.05। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उसका कॉस्ट हो गया, प्लस इसका प्रॉफिट ऐड कर देगी 50%, तो कितना आ जाएगा 1.58। कोई दिक्कत, ऑनिक भी इस स्कीम लगा के रखा है, ऑनिक के संग हादसा होगी, जब ऑनिक के पास सामान आया ना, आया 600, रास्ता में चोरी हो गया 350 रुपये का, या फिर हम बड़का ना ढेला चला के मार दिया, हरा के बोल गया, हम निकल गया बस, कुछ भी हो सकता है। अब क्या आनी की बुद्धि अगर लगानी चलता है कि 1000 रुपया में 600 लीटर, तो ऑनिक का दाम कितना हो जाएगा पर लीटर का, हाँ, अब प्लस ऑनिक को 50% प्रॉफिट भी कमाना है, अब कितना हो जाएगा, अब बताना बाबू, अब कौन किससे खरीदेगा, अपने ऑनिक से खरीदेगा, नॉर्मल लॉस तक बर्दाश्त था, अब नॉर्मल लॉस भी अगर तुम हम ही से रिकवर करोगे, यानी कि कंज्यूमर से, तो रेट तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। नंदनी नंदनी उससे, ये इसका कॉस्ट पड़ा 1 रुपया 66, और नंदनी का कॉस्ट पड़ा 1 रुपया 58, नंदनी उसमें भी फायदा कमा ले रही है, और तुम 1 रुपया 66 बेच के ही फायदा नहीं कमा पा रहा है, तुमको अलग से 50% कमाना पड़ा है। तो नॉर्मल लॉस के लिए क्या माइनस होता है, दोनों माइनस होता है, कॉस्ट भी और क्वांटिटी भी, यानी कि तब ऑनिक को कितना लिखना चाहिए था, ऑनिक को तब यहाँ पे 1000 रुपया ना लिख के क्या लिखना, ऑनिक या 1000 रुपया लिख के ना लिख के क्या लिखना, कितना, हाँ 631.5 हो गया। अब अनिक कितना लिख रहा है, 600 लीटर का 63, ये दिक्कत है बाबू, तो यहाँ पे क्या लगा, 1000 रुपया कितना लीटर के बराबर था, 950, निकालना कितना का था, 600 का, जो जिसके बराबर है, जो निकालना है, ये दिक्कत। आप देखो अब अनिक कॉम्पीट कर पाएगा नंदनी को, अब अनिक बोला है कि भाई हम 632 का खरीदे हैं, 600 लीटर, यानी कि पर लीटर का मेरा हो जाएगा 1.05, करके देखो लगभग कितना है, आगे अब तुम कंपीट कर देते हैं ना सेम प्राइस पे नंदनी को, और तुम जो पहले मिस्टेक कर रहे हो उसमें क्या मिस्टेक कर रहा था, तुम्हारा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई पड़ जा रहा है, बात समझे ना, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है बाबू, देखो ये वाला जो था, ये तुम दोनों जो रिकॉर्ड किए थे, ये था नॉर्मल लॉस, क्या था उसमें, केवल क्या माइनस है बाबू, क्वांटिटी माइनस हुआ है, अमाउंट विल सेम, इन ये जो तुम रिकॉर्ड किए हो दैट इज द एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस में क्या होता है, सिगन मक्खन, दिक्कत, अब जरा आते हैं बुक का कॉस्ट शीट पे, और देखते हैं क्या क्या हम सब लोग को दिया है, कौन कौन सा इलस्ट्रेशन करने का जरूरत भी है या नहीं भी, ये सब ठीक, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी पढ़े ना हम लोग, देखो लिख भी रहा है,
सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों के लिए। ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट समझ गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तीन चीज बोल रहे थे हम लोग ने प्राइम कॉस्ट के लिए। फैक्ट्री कॉस्ट दो चीजें मिलके बनता है, समझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश गुड्स में। अच्छा एक मजेदार बात जानते हैं, स्टॉक एक होता है, इन्वेंट्री तीन होता है। मेरा बात स्पष्ट है, हम जो बोले स्टॉक एक होता है, इन्वेंट्री तीन होता है, नहीं भैया, इस वजह से क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टॉक का मतलब ही क्या होता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तीन चीज होती है, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूपी। बात समझ दो, क्लियर है बात, यानी कि इन्वेंट्री एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर तीन चीज आती है, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री के अंदर तुम जब फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट देखिएगा कंपनी का, वहां पे एक टर्म यूज करते हो इन्वेंट्री। उस इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेड, जिसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा फिनिश गुड्स, उसके बाद क्या आता है, WIP। कोई दिक्कत, या फिर इसका सही सीक्वेंस क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, WIP, फिनिश गुड्स। बात समझ में आता है? यानी कि हर